नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन। आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग कक्षा 9वीं की NCERT की अर्थशास्त्र के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता रेखा के साथ ही निर्धनता के अनुमानों पर चर्चा की थी। पिछले वीडियो की अंतिम स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे देश में निर्धनता का अनुपात 22% है, लेकिन हम यहाँ पर एक टेबल और देख रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि कुछ वर्गों में ये प्रतिशत या निर्धनता का अनुपात कुछ ज़्यादा है। इनमें अनुसूचित जनजाति के लोगों में 43% लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति में 29% लोग गरीब हैं। और यहाँ पर आप लोग दो समूह और देख रहे होंगे जिनको भी इस चार्ट में दिखाया गया है। इनमें अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण और अनियत गैर कृषि श्रमिक शहरी, इन दोनों का प्रतिशत भी 34 है। अर्थात ये 4 समूह ऐसे हैं, इनमें हमारे देश के औसत 22% से भी ज़्यादा निर्धनता है। अनुसूचित जनजाति में 43, अनुसूचित जाति में 29 और अन्य दोनों समूहों में 34% निर्धनता अनुपात है। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। अब जो असुरक्षित समूह हैं, इन्हीं में से एक कहानी है शिवरमन की कहानी, जिसका अध्ययन भी हम यहाँ पर करेंगे। शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए जाना जाता है। गांव में कुल 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्युथान्थियारी जाति अर्थात मोची जाति का है और वो अब 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे ये काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने ही मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा कि खेतीहर मजदूरों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता है। जब खेतों में काम होता है तभी इन लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, बाकी समय ये लोग बेरोजगार रहते हैं। अन्य समय में वो गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता रहता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि महिलाओं को मजदूरी कम मिलती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय संसाधन के रूप में लोग में अध्ययन किया था कि महिलाओं को रोजगार कम मिलता है और अगर मिलता भी है तो उनको मजदूरी कम दी जाती है। शिवरमन के परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 साल की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 साल की एक अविवाहित बहन भी है। शिवरमन के 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के करीब है। इनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है, अर्थात उसकी पहुंच से बाहर है। फिर उसकी एक दिन शादी भी करना है, इसलिए वो कभी उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती, अर्थात दोनों में हमेशा मनमुटाव या झगड़ा होता रहता है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन
शिव रमन धन की कमी के कारण उसके लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिव रमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। अब इस कहानी के माध्यम से कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शिव रमन गरीब क्यों है? क्योंकि उसको रोजगार नियमित रूप से नहीं मिलता है। वो अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा है। शादी ना कर पाने का कारण क्या हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि शादी में दहेज दिया जाता है और दहेज देने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अपनी लड़कियों को पढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहेगा। तो यहाँ पर हमारे समाज की सोच को दिखाने का प्रयास किया गया है कि अक्सर परिवारों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता बल्कि लड़कों को पढ़ाया जाता है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को तो घर के काम ही करना है। दूध भी अगर आएगा तो लड़के को दिया जाएगा, ना कि लड़कियों को। तो इस तरह से गरीब परिवार की लड़कियां कुपोषण का शिकार होती हैं, पढ़ लिख नहीं पाती हैं और इस कारण से ये लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें किस प्रकार की गरीबी है या उनमें किस प्रकार की असमानताएं हैं। अभी हमने देखा था कि हमारे देश में निर्धनता का अनुपात 22% अर्थात 21.9% है, लेकिन यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार राज्य में है जो कि 33.7% है। उसके बाद ओडिशा है जहाँ पर 32.6% लोग गरीब हैं। तीसरे नंबर पर असम है जहाँ पर 31.9% लोग गरीब हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहाँ पर 31.7% लोग गरीब हैं और उसके पश्चात है उत्तर प्रदेश जहाँ पर 29.4% लोग गरीब हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारे देश में एक समान गरीबी नहीं है, अर्थात अलग अलग राज्यों में गरीबी का प्रतिशत अलग अलग है। कुल हमारे देश का औसत प्रतिशत तो 22 है, लेकिन हर राज्य में गरीबी अलग अलग है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गरीबी बहुत कम है, जैसे कि केरल है जहां पर आप देख रहे हैं सबसे कम गरीबी है। कुल 7.1% लोग गरीब हैं। पिछले अध्याय संसाधन के रूप में लोग में हमने देखा था कि जापान जैसे देश ने मानव संसाधन पर निवेश करके आर्थिक प्रगति की है। ठीक इसी प्रकार से केरल में आपको मालूम होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, अर्थात वहाँ पर अशिक्षा कम है और यही कारण है कि केरल में गरीबी कम हुई है। वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके हमारे देश की जो पीपल है या जनता है उसको एक मानव पूंजी में बदला जा सकता है। यही कारण है कि केरल में गरीबी कम हुई है। और इसी प्रकार इस पुस्तक के पहले अध्याय पालमपुर की कहानी में हमने एक बात और पढ़ी थी कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों ने हरित क्रांति को अपनाया और कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गरीबी कम है। ठीक इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो ये थी हमारे देश के अलग अलग राज्यों की निर्धनता प्रतिशत। अब हम वैश्विक निर्धनता के माध्यम से ये जानेंगे कि दुनिया में किस प्रकार की गरीबी विद्यमान है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है।
चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और 2015 में 0.7% रह गई। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.5 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो ये बताता है कि अलग अलग देशों में किस प्रकार की गरीबी है और वहाँ पर गरीबी कितने प्रतिशत कम हुई है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% रह गई। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पर कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। सबसे अधिक आप लोग देख रहे होंगे नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर 53.5% लोग गरीब हैं। इसके बाद बांग्लादेश में आप देख रहे हैं 14.8% लोग गरीब हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश की हमने अभी बात की थी। इसके पश्चात पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका के आंकड़े भी हमारे चार्ट में दिखाए गए हैं जहां पर गरीबी हमारे देश से कम है। अब हम हमारे देश में निर्धनता के कारणों का पता करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे देश में निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं। इनमें सबसे पहला कारण हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कौन से हो सकते हैं? आप लोग थोड़ा सोचिए कि हमारा जो समाज है या भारतीय समाज है वो किस प्रकार की सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ है। हमारे समाज में आज भी कई तरह की प्रथाएं प्रचलन में हैं जिनके कारण निर्धनता उत्पन्न होती है, जैसे बहुत सारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। आज भी हमारे समाज में इस तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं जो गरीबी का कारण बनती हैं, जैसे कि मृत्यु भोज। आप लोग जानते होंगे कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर पूरे समाज को अथवा पूरे गांव के लोगों को भोज कराना होता है। तो इस तरह से हमारे देश के जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण है ये गरीबी का कारण बनते हैं। दूसरा कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में अंग्रेज लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। उस समय ब्रिटिश सरकार की जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी उन्होंने हमारे भारतीय समाज के जो हस्तशिल्प के छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे उनको कुचल कर रख दिया। हमारे देश से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन में बने वस्त्रों को भारत में बेचा जाता था। इससे हमारे देश के छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए और हमारे देश के लोग निर्धन होते गए। अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश में बढ़ रही जनसंख्या भी निर्धनता का कारण है। हमने इस अध्याय में 3 कहानियों का अध्ययन किया था, लखा सिंह की कहानी, राम सरन की कहानी और शिव रमन की कहानी। तीनों कहानियों में हमने देखा कि उनके परिवार की सदस्य संख्या ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि का कारण अशिक्षा भी है और गरीबी भी है, क्योंकि गरीब लोग चाहते हैं कि उनके परिवार में ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोग कमाकर लाएंगे और परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी। अगला है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। हम लोगों ने पालमपुर की कहानी में देखा था कि कुछ परिवारों के पास
बहुत सारी कृषि भूमि है और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम भूमि है या बिल्कुल भी नहीं है। यही हाल पूरे देश के किसानों का है। पूरे देश में भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अगर सभी लोगों में समान रूप से भूमि का वितरण होता तो गरीबी इतनी नहीं होती। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला है भूमिहीनता। अनेक लोग आज भी भूमिहीन हैं जो कि खेतीहर मजदूर का काम करते हैं। बड़े किसानों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इनके पास कुछ भूमि होती तो ये शायद गरीब नहीं होते। दूसरा कारण है परिवार का आकार। हमने तीनों कहानियों में देखा कि तीनों परिवारों का आकार बड़ा होने के कारण भी गरीबी उनमें विद्यमान थी। खराब स्वास्थ्य कुपोषण गरीबी का कारण ये भी है कि जो लोग गरीब हैं उनका स्वास्थ्य खराब होता है। उनको पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण वो कुपोषण के शिकार होते हैं और ये कारण भी उनमें आगे जाकर गरीबी को बढ़ाता है। अगला कारण है असहायता। हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक अपवर्जन होने के कारण ये लोग समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं और ये लोग हमेशा असहाय रहते हैं। इनको किसी प्रकार की कोई सहायता ना मिलने के कारण भी ये लोग गरीब रहते हैं। अगला कारण है बेरोजगारी। संसाधन के रूप में लोग अध्याय में हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी भी होती है। तो बेरोजगारी के कारण भी निर्धनता हमारे समाज में व्याप्त है। अगला कारण है निरक्षरता। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज भी अनेक लोग अशिक्षित हैं, अनेक लोग निरक्षर हैं। जो लोग गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, इस कारण से वो निरक्षर रहते हैं और यही निरक्षरता आगे जाकर निर्धनता का कारण बनती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निरक्षरता या अशिक्षा गरीबी का कारण भी है और परिणाम भी हो सकती है। निर्धनता से संबंधित अगला अन्य कारण है बाल श्रम, अर्थात बाल मजदूरी या बच्चों से मजदूरी करवाना। बाल श्रम में लग जाने के कारण बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते और आगे जाकर वो हमेशा गरीब बने रहते हैं और मजदूर बने रहते हैं। बाल श्रम गरीबी का न केवल कारण है बल्कि ये निर्धनता का परिणाम भी है। अब हम यहाँ पर निर्धनता निरोधी उपायों की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के कौन कौन से उपाय किए गए हैं। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात जब आर्थिक विकास होता है तो गरीबी दूर होती है। हमारे देश में निर्धनता निरोधी जो कार्यक्रम सरकार द्वारा अपनाए गए उनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्य योजना। इन योजनाओं के बारे में हम समझेंगे और ये जानेंगे कि इन योजनाओं से किस प्रकार से हमारे देश में गरीबी दूर हुई है। इनमें सबसे पहली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
इस योजना में प्रावधान के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। इस योजना में औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया है। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 रुपया प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए से लेकर 168 रुपया प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, अर्थात उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। अगली योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। एक और योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये योजना सन 2000 में आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इसके बारे में हम अगले अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 सालों में अधिक प्रगति होगी। ये मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजनीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? प्रश्न क्रमांक 2, मनरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है? प्रश्न क्रमांक 4, भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।